दोस्तों, आज हमारे साथ प्रसिद्ध रंगकर्मी, कवि और विचारक श्री मंजुल भारद्वाज हैं। मैं उनके बारे में कहना चाहूँगा और फिर उन्होंने जो कहा है उसके बारे में कहना चाहूँगा कि किस शेर की आमद है रण काँप उठा है। और मैंने जब आपका देखा फेसबुक पर, तो आपने अपने उस पर लिखा था, अंधेरों को चीर कर निकलता हूँ, मैं सूर्य हूँ, कभी अस्त नहीं होता। आपकी इसी वानगी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके विचार किन भावनाओं से ओतप्रोत हैं और उन विचारों पर किस विचारधारा का प्रभाव है। आप इसका सहज से अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे मैंने पहले निवेदन किया कि आप इस देश के प्रबुद्ध रंगकर्मी हैं और अपने कला के माध्यम से, कला की विधा से पूरे देश में स्थान स्थान पर जाकर अपनी प्रस्तुति से, अपनी टीम की प्रस्तुति से नवजागरण का काम करते हैं। ये एक पक्ष है, ये प्रदर्शन का पक्ष है। पर मंजुल भारद्वाज प्रदर्शन के साथ साथ जिस स्वदर्शन का काम कर रहे हैं उस पर आज हम चर्चा करना चाहेंगे। आपका विषय है परिवर्तन की चुनौतियां और थिएटर ऑफ रेलेवेंस। आपने अपना ये जो प्रयोग है, ये 12 अगस्त 1992 को शुरू किया। मेरे जैसे लोग 12 अगस्त से बड़े प्रभावित हैं। जब हम 12 अगस्त का नाम लेते हैं, क्योंकि मैं विद्यार्थी जीवन में स्टूडेंट फेडरेशन में रहा, तो हम पढ़ते थे कि ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की स्थापना 12 अगस्त 1936 को लखनऊ में हुई थी और जिसकी अध्यक्षता थी वो थे भारत के आज़ादी के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसलिए 12 अगस्त मेरे लिए एक अहम है। और आपका भी जो ये प्रयोग है थिएटर ऑफ रेलेवेंस का, आपकी ने भी स्थापना 12 अगस्त को की। तो मैं समझता हूँ कि जरूर कोई विचार होगा कि ऐसे तो कोई दिन नहीं चुना जाता, पर आपने उस दिन को रखा। मैंने जैसे पहले निवेदन किया कि आपका विषय है परिवर्तन की चुनौतियां और थिएटर ऑफ रेलेवेंस। तो इस पर मैं चाहूँगा कि हमारे जो श्रोता हैं वो भी खुले दिल से प्रश्न रखेंगे। उनके प्रश्नों के उत्तर श्री मंजुल भारद्वाज देंगे। मैं भी आपकी तरफ से ही कुछ प्रश्न रख रहा हूँ। मैं पेशे से वकील हूँ, इसलिए प्रश्न रखना मैं अच्छा समझता हूँ। पर आज मंजुल भारद्वाज मैं कहूँ कि मेरे कटघरे में है, तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। पर मैं ये कहूँगा कि एक विचार की दृष्टि से, एक समझ की दृष्टि से, क्योंकि हमने प्रदर्शन कर लिए, अब स्वदर्शन की जरूरत है। इस पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे। मेरा प्रश्न है, पहला प्रश्न यही है कि परिवर्तन की चुनौतियां और थिएटर ऑफ रेलेवेंस से आपका क्या अभिप्राय है तथा ये वर्तमान समय में कैसे प्रासंगिक है। बहुत बढ़िया सवाल है राम मोहन राय जी आपका। और सवाल का उत्तर देने के पहले मैं नमस्कार करता हूं सबको। और आपने बहुत बढ़िया और बात कही और आपने सीधे मुद्दे की बात कही। राम मोहन राय जी, आपने कहा कि मैं पेशे से वकील हूं और बिल्कुल सही कहा कि मैं आपकी अदालत में हूं या कटघरे में हूं। और मैं कहूं कि जब वकील की बात होती है तो सीधे सीधे संविधान की बात होती है
और संविधान के जो अंतिम कस्टोडियन है, न्यायालय यानी कि जुडिशरी, उसकी हम बात करते हैं। और जुडिशरी के माध्यम से फिर हम पूरे संविधान और देश की मालिक जो जनता है उसकी रक्षा करते हैं, उसके अधिकारों की रक्षा करते हैं। तो मुझे खुशी है इस बात की कि मैं आपसे रूबरू हूं और आपके माध्यम से हमारे व्यूअर्स से रूबरू हूं। आपने स्वागत में एक बहुत बढ़िया शेर कहा या पंक्तियां पढ़ी कि शेर की आमद है। मतलब देखिए ना कितना आपने एक लाइन में ये कह दिया कि आपके सवाल जो हैं वो राजा और राज प्रक्रियाओं से जुड़े हुए हैं। और इसमें ये कहूं मैं कि एक बात को आगे बढ़ाए कि राज में क्या हो, तंत्र हो, प्रजातंत्र हो, जनतंत्र हो, और कौन सा को दे हुए आपने आपने ये भी उल्लेख किया कि 12 अगस्त ही क्यों। तो आप देखिए कि 9 अगस्त इस देश के का भाग्य लिखने में, इस देश के बनावट में, इस देश की आज के स्वरूप में 9 अगस्त इतिहास में दर्ज है। यानी कि मैं बात करूं भारत छोड़ो, और 15 अगस्त जो है वो स्वतंत्रता दिवस है। और कल और आने वाले कल के बीच वर्तमान है और वो युवा है, इसलिए ये 12 अगस्त है। अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं तो सबसे पहले हम ये देखें कि और समझें कि परिवर्तन का अर्थ क्या है। मनुष्य के लिए परिवर्तन का मतलब क्या है, यानी कि चेंज या बदलाव क्या है। तो आदिकाल से लेकर के आज तक मनुष्य के जीवन में 10 कमांडमेंट्स हैं। और वो 10 कमांडमेंट्स का मतलब है कि मनुष्य हिंसा, आत्महीनता, विकार, वर्चस्ववाद, व्यक्तिवाद, प्राकृतिक न्याय, विविधता, सह अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है। हर युग में, आज भी कर रहा है। तो मेरे अपने समझ के हिसाब से कि परिवर्तन एक ऐसी वर्तन प्रक्रिया है जो मनुष्य को हिंसा से अहिंसा, आत्महीनता से आत्मबल, विकार से विचार, वर्चस्ववाद से समग्रता, व्यक्तिवाद से सार्वभौमिकता, प्राकृतिक न्याय और विविधता के सह अस्तित्व के विवेक की ओर उत्प्रेरित करने की प्रक्रिया है। यानी कि परिवर्तन को केवल वस्त्रों का परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन केवल घर की चार दीवारी बदल देने का परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन केवल कंक्रीट का जंगल खड़ा कर देने का परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन का अर्थ है कि आप मनुष्य से इंसान बनने की राह पर कितने आगे बढ़े हैं। अब मैं इसको जब सवाल पूछता हूं तो सवालों में ये बात होती है कि मैं ये पूछ लूं कि आप क्या हैं, आप नर हैं, नारी हैं, या कोई और जेंडर है आपका। तो अक्सर जो है ये उत्तर आता है, और ये मैं प्रश्न अपने व्यूअर से भी पूछ रहा हूं कि आप कौन हैं। तो अक्सर एक बना बनाया उत्तर आता है। वो उत्तर ये आता है कि हम तो इंसान हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, समाज की कौन सी प्रक्रिया है जो आपको इंसान बनाती है। आपका एजुकेशन सिस्टम जो है, आपका समाज जो है, वो आपको गढ़ता है नर और नारी में, वो आपको गढ़ता है आपके और जेंडर में। तो जो परिवर्तन है मनुष्य के स्वभाव में, वो उसकी हमेशा से निरंतरता की खोज है। वो खोज है मनुष्य से इंसान होने की। और मनुष्य से इंसान होने की जो खोज है वो कलाओं में है।
वो ये एहसास ही कि मैं मनुष्य का शरीर होते हुए भी एक अलग मनोभाव रखता हूं, एक विचार करने की क्षमता रखता हूं, और वो विचार करने की क्षमता मेरी सर्वव्यापक है। ये जो एहसास है, ये जो चेतना है, ये चैतन्य है, यही मनुष्य का कलात्मक स्वरूप है। और इसीलिए उसको बहुत अच्छे से हमारे समाज ने परिभाषित किया है। यानी कि सत्य, सत्यम, शिवम, सुंदरम। यानी सत्य की राह पर चले मनुष्य। सत्य किस लिए हो? कल्याण के लिए हो, मानव कल्याण के लिए। मानव कल्याण के लिए जो सत्य बोला जाए वो विकराल नहीं, विद्रूप नहीं, वो मनोहारी हो, वो सुंदर हो। और जो ये सुंदर शब्द है, यही इंसानियत है। ये इंसानियत है, और यही थिएटर ऑफ रेलेवेंस का तत्व है कि हम अपनी कला के माध्यम से समर्पित हैं और हमारे कलात्मक योग्यता को, कलात्मक निपुणता को समर्पित करते हैं, प्रतिबद्ध करते हैं मनुष्य को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए। अब इसमें थोड़ा सा प्रासंगिकता की मैं बात करूं आपकी, कि थिएटर ऑफ रेलेवेंस जो दर्शन है, उस दर्शन में ये अंतर्निहित है कि मनुष्य की चुनौतियां क्या है। जैसे समय परिवर्तनशील है, तो क्या समय के साथ मनुष्य परिवर्तनशील है, या मनुष्य अपनी इंसानियत के बदले कुछ और बन जाता है, अपने चुनौती नहीं जूझ पाता। अब चुनौतियों से जूझने की प्रक्रिया क्या है हमारे पास हो? हमारे पास वो कौन से माध्यम हो जो इन मनुष्यता की और मनुष्य के स्वभाव की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को दिशा दे सकें, उत्प्रेरित कर सकें, उन गांठों को सुलझा सकें। और यही कलात्मक दर्शन है थिएटर ऑफ रेलेवेंस का। और इसीलिए मैं थोड़ा सा व्याख्या करूं और आगे बढ़ के, कि जैसे एक लिखा हुआ हमारा नाटक है गर्भ। गर्भ नाटक इसी बात को रेखांकित करता है, इसी बात की अलग अलग इस आयाम की परतें दर्शकों के सामने रखता है। वो ये कि हम माँ के गर्भ से जन्म ले लेते हैं, लेकिन माँ के गर्भ से जन्म लेने के बाद हमारे चारों तरफ समाज, हमारे अपब्रिंगिंग में, हमारे पालन पोषण में जो एक अदृश्य गर्भ खड़ा करता है, क्या हम उस गर्भ से बाहर आ पाते हैं? जैसे पहला है कि मैं लड़का बन के पैदा हुआ या लड़की बन के पैदा हुआ, या मैंने अपने बाद में मेरा कोई जेंडर है, तो क्या मैं अपने शरीर के जो कुदरती वरदान है, उस वरदान से बाहर निकल के मैं क्या इंसान का स्वरूप रखती हूँ? और वो इंसान का स्वरूप जब मैं रखती हूँ या रखता हूँ, तो उसका मेरा प्रकृति से क्या संबंध है? और वो प्रकृति का संबंध जो है, वो अगर टूट गया तो समझिए हमारा कल्याण नहीं, हमारा विध्वंस निश्चित है। गर्भ नाटक इन्हीं चुनौतियों को, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं उन चुनौतियों को भी रेखांकित कर रहा हूं। जैसे मैंने पहले कहा, हिंसा सबसे बड़ी चुनौती है मनुष्य की। दूसरा सबसे बड़ी चुनौती है आत्महीनता। तीसरी सबसे बड़ी चुनौती है विकार। चौथी सबसे बड़ी चुनौती है वर्चस्ववाद। पांचवी सबसे बड़ी चुनौती है व्यक्तिवाद। छठी सबसे बड़ी है कि प्राकृतिक कैसे रहे, कैसे हम कृत्रिम ना हो जाए। सातवीं जो प्रक्रिया है वो है न्याय संगत होना। आठवीं जो है वो विविधता को हम कैसे बनाए रखें, क्योंकि प्रकृति और हमारी वसुंधरा, हमारी पृथ्वी, हमारा ब्रह्मांड विविध है। और उसके बाद हम जब रहन सहन में रहें तो सह अस्तित्व है या नहीं है। फिर है आप किससे संचालित होंगे, और वो संचालन आपका है इंसान होने के नाते, वो आपका विवेक है। इन बातों को गर्भ नाटक ने हर आयाम को रखा है
कि मैं पैदा जब हो गया तो मेरे पैदा होने के बाद सबसे बड़ा संघर्ष होता है कि भाई मेरे को जो आवाजें सुनाई देती हैं वो आवाजें कौन सी हैं, क्योंकि बच्चा पैदा होता है तो वो ध्वनियां सुनता है, भाषा नहीं सुनता, लेकिन हम उसमें एक अपनी भाषा गढ़ देते हैं, और जब भाषा गढ़ते हैं तो हम कहीं ना कहीं उसका एक दायरा भी निश्चित कर देते हैं। जब निश्चित कब होता है, दायरा सीमित कब होता है, जब आप भाषा को अपनी अस्मिता से जोड़ देते हैं। संस्कृति से जोड़ना ठीक है, सीखने के लिए जोड़ना ठीक है, लेकिन जब आप भाषा का एक छत्रवाद उसके ऊपर लादते हैं तो वो एक भाषा के दायरे में आकर के एक क्षेत्रवाद का दायरा भी कायम कर लेता है। फिर उसके बाद आप स्कूलिंग के नाम पर क्या करते हैं, कंडीशनिंग करते हैं। ये स्कूलिंग का मतलब कंडीशनिंग नहीं होता है। आज जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो अनकंडीशन या डीकंडीशन करने नहीं है, वो कंडीशन करती है। पहला सवाल जब बच्चे पूछते हैं बड़ा बढ़िया है, जो बाहर देखते हैं थोड़ा तो दे पूछते हैं चांद क्या है, और हम जो सवालों को पसंद करते हैं या जितना हमें मालूम है उतना जवाब दे करके फिर हम क्या करते हैं, उसकी जिज्ञासा को भोथरा करने का काम करते हैं। और आज तो शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो गई है कि सवाल पूछ लिया तो आपको क्लास के बाहर खड़ा कर दिया जाता है। फिर एक समाज एक गर्व फिर बनाता है, वो है कि आपका धर्म क्या है, आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, आप ईसाई हैं या आपका कोई अन्य धर्म है। अब आप बताइए मैं कहाँ पैदा होऊंगा, ये तो प्रकृति का करिश्मा है। किसके गर्भ से पैदा होऊंगा इसमें भी प्रकृति की बात है। मेरे माँ बाप कौन होंगे ये भी प्रकृति की बात है। तो जो प्राकृतिक न्याय है उसको देखिए हम कैसे विखंडित कर देते हैं। हम वो उसको विकल्प ही नहीं देते हैं, वो चॉइस ही नहीं देते हैं कि वो अपने तरह का एक अपना आध्यात्मिक मार्ग जो है वो चुन सके। उससे कहीं आपने बच गए तो फिर आप जो है वो आपका राजनीतिक वाद ले आते हैं, और उस राजनीतिक वाद में आप एक विचार की बजाय एक संकीर्णता खड़ी करते हैं। वो संकीर्णता खड़ी हो जाए जिस भी वाद में तो फिर वो वाद नहीं रहता, विवाद हो जाता है। उससे भी हम बच जाएं तो फिर सबसे बड़ी जो हमारे आसपास खड़ी कर दी जाती है वो है एक शब्द जो बड़ा प्यारा है, वो शब्द है राष्ट्र। यानी कि हमारे को एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री में, नक्शे में कैद कर दिया जाता है। अब आप उस बाउंड्री तक अगर सीमित है तो फिर आपके साथ क्या होगा। तो गर्भ नाटक जो है इन सारे के सारे जो आपको मनुष्य से इंसान बनने की प्रक्रिया को बाधित करते हैं, इन सारी परतों को उघेड़ता है, खंगोलता है, और प्रकृति से जोड़ते हुए मनुष्य को एक संदेश देता है कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है और उसको हमें खूबसूरत बनाए रखना है। तो मंजुल जी चुनौतियों आप के साथ जी मंजुल जी आपने बहुत अच्छे ढंग से इसकी बात को रखा है। और वेद में भी कहा है कि मनुर्भव, और उसी भावों को आपने मनुष्य बनने की बात कही है। और मनुष्य बनना आज बहुत जरूरी है। मैं हाली पानीपति के शहर का हूँ। हाली पानीपति ने तकरीबन 125 साल पहले कहा था, फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर उसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा। तो जिन भावों को आपने रखा है और परिवर्तन की चुनौतियों पर और रेलेवेंस पर आपने जिस तरह से इसकी व्याख्या की है, ये बहुत ही सुंदर ढंग से की है। मैं इससे अपना दूसरा प्रश्न जोड़ना चाहता हूँ कि मैं जब भी आपको सुनता हूँ तो मैं देखता है कि आप अपने वक्तव्यों में गांधी जीवन, विचार की बार बार चर्चा करते हैं। क्या ये वर्तमान स्थितियों में भी प्रासंगिक है? इस पर हम जरूर आपसे बात करना चाहेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एक तो ये बताऊं आपको कि
गांधी शब्द मेरे जीवन में क्यों जुड़ा है। एक तो इसका एक उदाहरण, सबसे बड़ी बात यह है कि सन 2000 की बात है। सन 2000 की बात है जब मेरा एक नाटक वैश्विक रूप में मंचित हुआ था, यानी कि उस नाटक का नाम है B7, और उसकी कहानी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। लेकिन वो जर्मनी एक देश है जिसमें कि वो मंचित हुआ, और आज से ठीक 20 साल पहले की आप मैं बताऊं तो तो वहां पर मुझे जब मेरा स्वागत किया गया रंगमंच पे, तो मुझे वहां के मेयर ने कहा, आई वेलकम द थिएटर पर्सन फ्रॉम द लैंड ऑफ महात्मा गांधी। यानी कि मैं महात्मा गांधी की भूमि, एक रंगकर्मी का अपने देश में स्वागत करता हूं। गांधी ही प्रासंगिक है। आज ही जब तक मनुष्य के मनुष्य बनने की चेतना उसके अंदर है, समाये है, तब तक भी जिंदा रहेंगे। तो ये मैं क्यों लाया प्रासंगिक, कि आजकल एक युवाओं को बरगलाने की एक बड़ी प्रक्रिया है, और वो बड़ी प्रक्रिया क्या होती है, जिसको मैं कहता हूं कि झांसे में डालना, या अपने ही युवाओं को झांसा देना। उनको ये सिखाया गया है कि आज एक व्यक्ति के प्रधानमंत्री पद पर बैठ जाने से भारत का पासपोर्ट जो है, भारत के पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ गई। तो मैं उन सबको ये बता देना चाहता हूं कि मैं भी आप ही की उम्र का था, 28-30 साल का, जब यूरोप गया या विदेश गया, तब ये व्यक्ति पता नहीं कहां थे। लेकिन देश के अलग अलग प्रधानमंत्री हुए, पंडित नेहरू से लेकर के वर्तमान काल तक। और जब मैं जिस समय गया, उस समय अटल जी थे संभवतः प्रधानमंत्री, आप फैक्ट चेक कर सकते हैं। तो वहां पर मुझे जब ये कहा कि मैं महात्मा गांधी की भूमि के रंगकर्मी का स्वागत अपने देश की भूमि पर करता हूं, तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि गांधी के विचार कितने व्यापक हैं। और मैं किसको कह रहा हूं, किस देश की मैं का जिक्र कर रहा हूं, वो देश जिसके युवाओं को एक इसी तरह से आत्महीन राजनेतृत्व ने बरगलाया, अपने देश को 15-20 सालों अंदर अंदर हिंसा में लपेट के, वर्चस्ववाद की आहुति देकर, आग में जलाकर अपने देश का विध्वंस कर दिया, बर्बाद कर दिया। मैं उस देश की भूमि पर, या उस देशवासी यानी जर्मन वासी, वो भी सरकारी पद जिसको आप कह सकते हैं मेयर, उस मेयर के स्वागत वक्तव्य को आपके सामने रख रहा हूं। इस बात से अंदाजा लगाइए कि गांधी कितने सर्वव्यापक हैं। उसके बाद मैं बात करता हूं कि गांधी ने एक जो प्रक्रिया अपनाई, मैं पिछली बार भी ये बात को कहा था, इस बात को मैंने दोहराया था, फिर दोहरा दूं कि उन्होंने, साम्यता हमारी क्या है। गांधी जी ने कहा कि मैंने सच बोलना नाटक से सीखा। अब नाटक सच बोलना सिखाता है, और वो भी हमारे राष्ट्रपिता को। तो जब मैंने नाटक के बारे में समझना शुरू किया, देखना शुरू किया, तो मुझे ये समझ में आया कि कला विद्रोही है, मनुष्य के अंदर विद्रोह पैदा करती है, और कलाकार वही होता है जो विद्रोही होता है। अब विद्रोही होने का मतलब हिंसक होना नहीं होता। विद्रोही होने का मतलब है जो सवाल उठाता है, और सवाल से सत्ता घबराती है। अब जब सत्ता घबराती है तो क्योंकि मैं पहला तो कलाकार हूं नहीं, आदिकाल से जब से मनुष्य में ये चेतना जागी तब से कलाकार है। तो जितनी सत्ता हुई है, चाहे वो तानाशाही हो,
चाहे वो सामंतवादी हो, चाहे वो राजतंत्र की हो, सब ने कलाकारों को पालतू बनाने का षड्यंत्र रचा और कला पालतू नहीं हुई, लेकिन कलाकार पालतू हो गए। जिसमें सबसे बड़ा, मैं इसको थोड़ा समय लूंगा, आप धीरज रखिएगा, एक एक बिंदुवार में बता रहा हूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि कला को कई सारे सत्ताओं ने अपने दरबार में बिठा करके उसको जयकारा लगाने का यंत्र मात्र बना दिया और इतनी हिंसा कलाकारों के ऊपर की कि जो कलाकार नहीं मान उनको गोली मारी गई, उनको कर दिया गया, और जो मान गए, और फिर आज बात करूं तो आज जो दौर है वो पूंजीवादी दौर है और पूंजीपतियों का दौर है। और उस कैपिटलिस्टिक तंत्र ने क्या किया, उन्होंने दो भाग कर दिए बहुत, कि कला का प्रतिबद्धता से कोई लेना देना नहीं। कला का मतलब है इंटरटेनमेंट, इंटरटेन होने का मतलब है मनोरंजन करो, मतलब आप नाचो गाओ, अपने हुनर से प्रभावित करो और निकल जाओ। विचार करना आपका काम नहीं है, क्योंकि विचार करोगे तो आपका प्रभाव जनता पर पड़ेगा और जनता पर पड़ेगा तो जनता हमें उखाड़ फेंकेगी। ये बात है। फिर दूसरी बात है कि कलाकार बनने की प्रक्रिया क्या है, और कलाकार बनने की प्रक्रिया है कि मैं स्व से विचार करूं, मैं स्व का दर्शन गढ़ूं, मैं अपने दर्शन दृष्टि को चैतन्य करूं। और जब तक ये आपके मन में नहीं आते हैं प्रश्न, ये प्रक्रियाएं नहीं होती हैं, तब तक आप कलाकार नहीं होते। भले ही आप कितना अच्छा नाच लेते हो, भले ही आप कितना अच्छा गा लेते हो, भले ही आप कितना अच्छा संवाद अदायगी कर लेते हो, लेकिन आप कलाकार नहीं होते। अब ये साम्य जुड़ता है गांधी के व्यक्तिगत प्रयोगों में, यानी कि उन्होंने सत्य बोलना नाटक से सीखा और फिर अपने व्यक्ति पर उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए। जैसे अपने व्यक्ति पर उन्होंने प्रयोग किया वो ये है कि मेरे अंदर जो ताकत है, अब जैसे मैं इसको अलग तरीके से करूं कि प्रकृति ने मेरे अंदर क्या दिया है। मान लेते हैं, बहुत सारे उदाहरण इसके हैं, व्याख्या इसकी है, लेकिन एक अलग तरह से बात को समझिए कि एक व्यक्ति बैरिस्टर है, सर्जेंट भी है, वो एक विदेश में है, उसके पास थोड़ा बहुत पैसा भी है, वो टिकट खरीद लेता है और वो एक ट्रेन में बैठ जाता है। ट्रेन में बैठने के बाद एक उस वक्त का जो सत्ताधीश है वो आता है, वो टिकट चेक करता है, लेकिन वो टिकट के बजाय उसका रंग देखता है, रंग भेद देखता है, नस्ल देखता है और उसको ट्रेन से देता है। अब इस घटना को मैं एक कलाकार होने के नाते कैसे समझता हूं कि मैं ये समझता हूं कि ट्रेन से फेंक दिया। ट्रेन से फेंकने के बाद मेरे मन में गुस्सा आता है। अब मैं गुस्से का क्या करूं? तो मैं जब गुस्से को दिशा देता हूं, दृष्टिगत चेतना देता हूं, तो मैं अपने आप को गांधी के करीब पाता हूं। यानी कि मैं एक व्यक्ति हूं, मेरे अंदर वो ताकत नहीं है जो हथियार लेकर के एक साम्राज्यवाद से लड़ सके, लेकिन मेरे अंदर वो चेतना है जो इन साम्राज्यवादियों में मनुष्यता का भाव जगा सकता है, चेतना जगा सकती है। तो मैं ये मानता हूं कि विचार में कितनी बड़ी ताकत है, दृष्टि में कितनी बड़ी ताकत है, उस ताकत का सबसे बड़ा प्रयोग मनुष्य को बदलने के लिए गांधी जी ने व्यापक स्वरूप में किया। इसलिए थिएटर ऑफ रेलेवेंस की जो नाट्य प्रक्रिया है, और गांधी जी इसलिए उनमें वो साम्य दिखता